Hello students, how are you? I hope you all are good. So today in social study classes we are going to discuss geography and chapter number 1. तो चैप्टर नंबर 1 जो है ज्योग्राफी में उसका नाम है एनवायरनमेंट और हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट कैसे हमारे यहाँ पे फॉर्म करता है, फिर कैसे डिवाइड होता है, कैसे हमारे लिए ये यूजफुल है. आइए देखते हैं इस चैप्टर को. चैप्टर नंबर 1 इन ज्योग्राफी इज नेम इज एनवायरनमेंट. आइए शुरू करते हैं. इसमें हम क्या पढ़ेंगे अबाउट द एनवायरनमेंट, फिर नेचुरल एनवायरनमेंट यानी नेचुरल एनवायरनमेंट किसमें डिवाइडेड है, बायोटिक एंड एबायोटिक में. नेचुरल एनवायरनमेंट किसमें डिवाइडेड है, बायोटिक और एबायोटिक में. देन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे. उसके बाद प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो फर्स्ट टॉपिक इज दैट एनवायरनमेंट. द वर्ड एनवायरनमेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड. किससे लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से. एनवायरनर मीन्स टू सराउंड यानी हमारे आसपास के एरिया. सो आर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द सराउंडिंग वेयर वी लिव. तो एनवायरमेंट किसके कहते हैं, जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास की चीजों को हम मिलाकर क्या बोल देते हैं एक वर्ड में, एनवायरमेंट. द एयर वी ब्रीथ जो हम सांस लेते हैं, जो हवा है. फिर वाटर वी ड्रिंक जो हम पानी पीते हैं. द फूड वी ईट जो हम खाते हैं. एंड ऑल कम्स फ्रॉम द एनवायरमेंट. ये सब कहाँ से आता है, ये सब आता है कहाँ से, एनवायरमेंट से आता है. इट इंक्लूड एवरीथिंग ऑन एंड अराउंड द प्लैनेट ऑफ द अर्थ. ये सब जो हमारे प्लैनेट के यानी जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो भी चीज आती है वो सब किसका पार्ट है, वो सब पार्ट है एनवायरनमेंट का. आर एनवायरनमेंट कंप्राइजेज यूनिक कंडीशन दैट मेक द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ. और इसी एनवायरनमेंट की वजह से ही पॉसिबल है कि इस अर्थ पे हम अपना जीवन जी पा रहे हैं. आर एनवायरनमेंट हैज टू मेन कॉम्पोनेंट. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दो कॉम्पोनेंट से बनता है. कौन सा, एक तो हो गया नेचुरल यानी जिसे नेचर बनाता है, और एक हो गया ह्यूमन मेड जिसे इंसानों ने बनाया. यानी एनवायरनमेंट दो चीजों पे बेस्ड चलता है. द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजिंग लिविंग. तो नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो किससे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लिविंग जिसमें जान होती है. और दूसरा क्या है, नॉन लिविंग थिंग दैट अकर्स नेचुरली ऑन एनवायरनमेंट जिसमें जान नहीं होती और जो हमारे स्टिल नेचर में वो एग्जिस्ट करता है. ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, जिस चीज को इंसान ने बनाया है. एग्जाम्पल रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, पार्क्स, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्री, ये सब किसने बनाया, ह्यूमन बीइंग ने. तो ये क्या हो गया, ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एंड देयर सोसाइटी आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट. तो जो ह्यूमन बीइंग हो गए और जो सोसाइटी हो गई, किसी भी एनवायरनमेंट को रन करने के लिए इन दोनों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है. नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में चलिए देखते हैं. सो एनीथिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ विच वॉज नॉट मेड बाय द ह्यूमन बीइंग पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट. जो हम आसपास अपने देखते हैं और जिसको ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाया है वो सब क्या है, वो सब है एक क्या किसका एग्जाम्पल है, वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है. द नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एलिमेंट और एबायोटिक एनवायरनमेंट. क्या है वो, फिजिकल एलिमेंट है और क्या एबायोटिक एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द बायोटिक. राइट, तो वो दोनों उसमें बात करते हैं. अब देखते हैं हम एबायोटिक एनवायरनमेंट को. द एबायोटिक एनवायरनमेंट कंप्राइजेज द इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग थिंग्स. तो एबायोटिक किसके अंदर होता है, जिसके जो कौन से हैं, इनऑर्गेनिक है, जिसके अंदर जान नहीं होती. राइट, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टर. हम उसको किस पे पढ़ते हैं, उसके फिजिकल कैरेक्टर यानी जो हमें उसको देखते हैं उसी कैरेक्टर में हम उसे पढ़ते हैं. तो इट इज डिवाइडेड इनटू द लिथोस्फीयर. पहला कौन सा है, लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर और फिर एटमॉस्फेयर. तो ये क्या है, ये सब पार्ट है किसके, अबायोटिक के. These along with the biosphere comprising our biotic environment are also called the four realms of the earth. तो इसके अंदर ये क्या है, बायोस्फीयर भी आता है. बट बायोस्फीयर के अंदर क्या है, उसके अंदर जो जान होती है वो हम बोलते हैं बायोस्फीयर. पहले पढ़ते हैं लिथोस्फीयर. लिथोस का मतलब क्या होता है, इट इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. जो अर्थ है, अर्थ सरफेस का जो सबसे ऊपरी सतह है पर वो जो हार्ड है उसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर. इट ऑल्सो कॉल्ड द हार्ड क्रस्ट. क्या बोलते हैं, हार्ड क्रस्ट और द सॉलिड क्रस्ट. क्यों, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है या सॉलिड होता है. The lithosphere is the solid rock surface on the earth that make the existence of the life. मतलब जो solid rock है, जो जमीन पे जो सबसे solid part है, उसको हमने क्या बोला है, हमने उसको बोला है क्या, lithosphere. ये देखिए अब आप, ये क्या है, components है किसके, these are the component of the environment. तो ये क्या है, ये सब human made है. यानी जो चीज इंसानों ने बनाया उसको क्या बोला, human made. और जो नेचर ने खुद अपने आप बनाया उसको क्या बोला हमने, नेचुरल. और फिर है एक ह्यूमन, मतलब कि खाली वहां पे ह्यूमन बीइंग है और जो चीजों को परफॉर्म करते हैं. मतलब कि इस अर्थ पे जो भी चीज प्रेजेंट है उसमें कहीं ना कहीं नेचर और कहीं ना कहीं इंसान का दोनों का हाथ उसके अंदर है. प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, मतलब अगर हम बात करें बायोस्फीयर की तो बायोस्फीयर के अंदर ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस टू बिल्ड सेटलमेंट, सॉइल कल्टिवेशन, क्रॉप्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, माइंस एंड द वेरियस जियोलॉजिकल रिसोर्सेज यूज्ड बाय डिफरेंट पर्पसेस.
जो अर्थ क्रस्ट है वो उसी के ऊपर तो पॉसिबल है, प्लांट भी उसी पे लगते हैं, एनिमल भी उसी पे होते हैं, ह्यूमन बीइंग हम सब उसी पे रहते हैं। और जो हमारे लिए जीवन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो सब कहाँ मिलती है, वो सब हमें अर्थ क्रस्ट पे मिलती है, राइट। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोस्फीयर। क्या होता है हाइड्रोस्फीयर? दिस इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ विच कवर्ड विद द वाटर। यानी कि हम सीधे कहें तो हाइड्रोस्फीयर कहीं ना कहीं किससे रिलेट कर रहा है, वाटर से। जहां पे भी हमें पानी देखने को मिलता है अर्थ पे, वो किसका पार्ट हो गया, वो हो गया हाइड्रोस्फीयर का। द हाइड्रोस्फीयर और द रिलीम ऑफ द अर्थ लिक्विड और सॉलिड, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड मतलब आइस के फॉर्म में, इंक्लूडिंग ग्राउंड वाटर, एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ। तो मीन्स अगर पानी जमीन पे है या जमीन के नीचे भी है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को आगे जीने के लिए। नेक्स्ट कैसा है, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर। क्या है वो, एक बहुत पतली सी लेयर है, किसकी, गैसेस की, दैट सराउंड द अर्थ एंड प्रोटेक्ट लाइफ ऑन दिस। वो क्या, अर्थ के चारों तरफ उसकी एक लेयर है जिसकी वजह से हम क्या है, हमारी जो लाइफ है वो चल पाती है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो इतना सही से कैसे रन कर रहा है, तो उसको चलाने के लिए जो एक मेन फोर्स है, कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। It also work as a shield of the earth. It protect the earth from the harmful radiation of the sun. जो सन की जो harmful radiation आती है उससे भी हमें ये प्रोटेक्ट करता है। And it regulate the temperature of the earth by the making the habitat. और उसने क्या करा है, इस इन्वायरमेंट ने हमारे लिए जो एटमॉस्फेयर है, जो उसकी लेयर है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इस सब ने मिलकर एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट कर रखा है जिसकी वजह से हमारा जीवन बहुत ईजिली चल रहा है। बायोटिक इन्वायरमेंट। अब बायोटिक क्या है, जिसके अंदर जान होती है ना। बायोटिक इन्वायरमेंट कंप्राइज ऑल फॉर्म ऑफ इंक्लूड प्लांट्स एंड एनिमल। यानी एक जिसके अंदर जो लिविंग बींग्स हैं उसको क्या बोल दिया मैंने, बोला बायोटिक। उसमें क्या है, दो इंपॉर्टेंट, कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोस्फीयर, द थ्री रिम्स ऑफ द स्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, कन्वर्ज टू फॉर्म अ नैरो जोन ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ द बायोस्फीयर। इन्हीं सब की वजह से क्या है, एक थिन, एक नैरो जोन बनता है जिसकी वजह से क्या पॉसिबल हो पाता है, बायोस्फीयर, विच सपोर्ट द लाइफ, जिसकी वजह से क्या चलती है, हमारी लाइफ आगे रन करती है। Therefore, it includes the biotic environment and also abiotic environment, जिसको to a great extent। इसी वजह से हम बात करें तो बायोटिक और एबायोटिक चल पाता है, क्योंकि अगर ये सारे एक साथ नहीं चलेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म अ लाइफ। द बायोस्फीयर इज स्प्रेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन। कहाँ पे है, अगर हम बात करें बायोस्फीयर, वो खाली जमीन पे नहीं, जमीन के नीचे भी है। और कितना है वो, 11,000 मीटर, कितना है, 11,000 मीटर डेप्थ तक, ठीक है। एंड अगर हम बात करें जमीन के ऊपर की, लॉफ्स माउंटेन, तो कितनी है, 9,000 मीटर सी के ऊपर के लेवल। तो इतना क्या है, इन सब पे क्या प्रेजेंट है, बायोस्फीयर प्रेजेंट है। यानी ये नहीं खाली जमीन पे प्रेजेंट है। द बायोस्फीयर इज अ होम टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो बायोस्फीयर क्या है, ये सभी जीवित प्राणियों को क्या है, एक तरह से घर है। दिस इंक्लूड द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, यानी जो बनाता है और जो कंज्यूम करता है और जो उसको डिकम्पोज यानी खत्म करता है, इरेक्ट करता है, वो क्या हो गया, वो हो गया डिकम्पोजर। विच आर इंडिपेंडेंट, और सभी क्या कहे, सभी के सभी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। द प्रोड्यूसर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उनको, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, सच एज ग्रीन प्लांट। कैसे, ग्रीन प्लांट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग वाटर। अब जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप खाना बनाते हैं। कैसे, इनको क्या मिल जाता है, पानी मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, इससे क्या बनाते हैं, ये अपना खाना या भोजन बना लेते हैं। मोस्ट ऑफ द अदर लिविंग बींग्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। और कई सारे ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। दीज आर नोन एज द कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉप्स। तो इनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर यानी यूज करते हैं, या फिर हेटेरोट्रॉप्स। कंज्यूमर आर द थ्री टाइप्स, तीन तरीके के होते हैं जो डिपेंड होते हैं किस पे, प्लांट्स पे। पहला कौन सा है, हर्बीवोरस, दूसरा कौन सा है, कार्निवोरस, और तीसरा कौन सा है, ओमनीवोरस, राइट। ये तीन डिविजन्स है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, डिकम्पोजर इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन से छोटे छोटे से जो हम बोलते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो किसका पार्ट होगा, डिकम्पोजर के, सच एज बैक्टीरिया विच कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द डेड एनिमल्स एंड द प्लांट्स। जब आपने देखा होगा कोई जानवर मर जाता है, सड़ जाता है, तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। ऐसे प्लांट्स होते हैं, जब प्लांट आपने देखा होगा टूट जाता है, गिर जाता है, तो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, तो उसको भी कौन डिकम्पोज कर रहा है, डिकम्पोजर। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेरियस फूड चेन। अगर हम बात करें कि फूड चेन, तो क्या है, सब एक दूसरे के क्या है, वर्ड्स है। जैसे सपोज दैट डिकम्पोजर है, ये क्या करता है, डिकम्पोज करता है, राइट, छोटे छोटे पास में, तो उससे क्या उग जाती हैं, ग्रासेस बन जाती हैं। ग्रासेस को कौन, ग्रास ओवर खाता है, ग्रास ओवर को कौन खाती है, बर्ड खाती है, बर्ड को कौन खाता है, स्नेक, और स्नेक को कौन खाता है, आउल, ठीक है। फिर जब ये मर जाता है तो किस ये का, ये नीचे गिर जाता है, ओके, और डिकम्पोज होता है। तो दिस इज कॉल्ड द फूड चेन। मतलब एक जो
प्रोडक्ट है, यानी एक जो चीज़ है वो दूसरे पे डिपेंड है और दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे, मतलब कि एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन किसके अंदर है, हमारी फूड चेन में। सेवरल सच फूड चेन लिंक अप टू फॉर्म फूड वेब, तो इसको ये क्या बोलते हैं हम, फूड वेब भी बोल देते हैं, जब कोई एक दूसरा ऐसे बीच में कहीं और उसको कर लेता है। ऑल द फूड वेब्स आर डेलिकेटली बैलेंस्ड, इफ वन लिंक इज द वेब इज डिस्ट्रॉय ऑल अदर विल बी अफेक्टेड। अगर मान लीजिए कोई इसमें से बीच में से कोई एक अफेक्ट हो गया, राइट, तो उसके बाद पूरा का पूरा जो फूड वेब चेन है वो भी क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। इंटरएक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। An ecosystem can exist in following the interaction among all living organisms that are dependent on each other। क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब, या लिविंग हो या नॉन लिविंग, सब एक दूसरे पे क्या है, इंटर डिपेंडेंट है। एंड द इंटरेक्शन ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट विच दे रिसाइड, फॉर इंस्टेंस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, स्मॉल पॉन्ड, लेक्स, इट इज नेचुरल यूनिट कंप्राइजिंग नॉन लिविंग, जैसे यहाँ पे क्या है, और लिविंग एनवायरमेंट। यानी कि हम बात करें जो हमारा पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है और जो हमारे इन्वायरमेंट जो पूरे इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, वो सब लिविंग और नॉन लिविंग सब चीजों से ये मिलकर बनता है, ठीक है। चाहे वो पॉन्ड्स हो गए, चाहे एनिमल्स हो गए, चाहे पेड़ हो गए, चाहे पौधे हो गए, सब चीजों का उसमें कोलैबोरेशन होता है, मिक्सचर होता है। द बायोस्फीयर ऑल्सो कंटेन डिस्टिंक्ट रीजन कॉल्ड बायोम। बायोस्फीयर को अगर हम एक और बात बोलते हो क्या है, बायोम एंड द एक्वेटिक लाइफ जोन वेयर द ईच जोन हैज इट्स ओन फिजिकल कंडीशन एंड यूनिक ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन। अगर हम बात करें बायोस्फीयर में तो सबका बायोम का अपना फिजिकल फीचर है, एक्वेटिक एनिमल का अपना है, ऑर्गेनिक मतलब सबकी अपनी अपनी क्राइटेरिया होता है जो कि उसके अंदर रहते हैं और उसी में वो फंक्शन और वर्क करते हैं। द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉट ओनली इंटररिलेटेड बट ऑल्सो फंक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर्मिंग डेफिनेटिव सिस्टम। मतलब हर जो सिस्टम है, जो एक प्राणी है, जो एक जीव है, जो उसका काम है वो उसको बहुत अच्छे से करता है। उसका इफेक्ट ये होता है कि उससे जो चीज़ जुड़ी हुई है वो भी उतनी एफिशिएंटली चलती है। इस नेचर के अंदर में जो चीज़ें हैं, जो एक सिस्टम है वो एक सिस्टमैटिक वे से चलता चला जा रहा है। जिसको एक काम, जैसे डिकम्पोजर है तो अपना काम डिकम्पोजिंग का करता है, राइट, तो वो जो सिस्टम है वो बहुत यूनिकली अच्छे से रन हो रहा है। दिस इज वाई द बायोस्फीयर इज रेफर्ड टू एज द ग्लोबल इकोसिस्टम एंड बायोम्स एज द रीजनल इकोसिस्टम। तो क्या है ये बायोस्फीयर, क्या बोला हमने, ग्लोबल, और वहीं बायोम क्या बोला, रीजनल। मतलब अगर बड़े लेवल पे है तो उसको क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर, अगर एक छोटे लेवल पे तो क्या बोलेंगे उसे, बायोम, क्योंकि बायोम एक छोटी सी जगह को ही क्या करता है, अच्छे से फॉर्म करता है, उसको वर्क करने देता है। सनलाइट, टर्मिट्स, ये क्या देख रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे देखो सनलाइट भी है, यहाँ पे नीचे भी है प्रोटोजोआ यानी हर एक चीज। तो ये क्या है, दिस इज एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम। इसमें लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी, सब मिलकर क्या कर रहे हैं, अपना अपना फंक्शन कर रहे हैं। Constant interaction between living and non-living things impart a dynamic character of the environment। तो ये क्या है, ये सबसे अलग चीज बनाती है किसको, एनवायरमेंट को। एनवायरमेंट यही तो है जिस सब चीजें उसमें मिलकर चल रही हैं। Any change in the abiotic environment produce a resultant change in the biotic environment। मान लीजिए सपोज सन ना निकले, राइट, तो क्या जो इस यहाँ के बैक्टीरिया से ये काम कर पाएंगे, क्या प्लांट अपना खाना बना पाएगा, या जो हमारी जो डेली चीजें होती है वो हो पाएगी, नहीं ना। तो इसीलिए जो यहाँ पे एबायोटिक है और जो बायोटिक, दोनों एक दूसरे से मिलके साथ में काम कर रहे हैं, राइट। स्पेशली इन द टर्म ऑफ नंबर एंड काइंड्स ऑफ स्पीशीज, लिविंग थिंग्स इन टर्न मॉडिफाई देयर फिजिकल एनवायरनमेंट टू सूट देम, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसको, इस चीजों को पूरा रन कर ले, जैसे लैंड्स हो गए, फॉर्म हो गए, लैंड फॉर्म हो गया, ठीक है, एयर, सनलाइट, ये सब चीजें। ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। एनवायरनमेंट इज द सोर्स ऑफ ऑल रिसोर्सेज, सही बात है, एनवायरनमेंट से तो सारे सोर्सेज मिलते हैं और उसी से फिर क्या बनते हैं, रिसोर्स बनते हैं, विच ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रॉस्पर दे सर्वाइव। अब रिसोर्स क्या है, ह्यूमन बीइंग की नीड्स को फुलफिल करने के लिए किसकी नीड पड़ती है, हमें रिसोर्सेज की, राइट। वो कैसे, एनवायरनमेंट में मिलता है। अर्ली ह्यूमन लिव इन अ हार्मनी विद नेचर। पहले जो लोग रहते थे, जो इंसान थे, वो एकदम मिलजुल के किसके साथ, नेचर के साथ। बट विद द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, rapid industrialization and the spread of agriculture, urbanization and over the population resulted। बट ये चीज़ें थोड़ी सी बेकार हो चुकी है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, यानी कि शहर बन रहे हैं, खेती बहुत बढ़ रही है। अब ओवर पॉपुलेशन होने से जो एरिया है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, एनवायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। ह्यूमन बीइंग हैव ट्रांसफॉर्म द एनवायरमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। अब ह्यूमन बीइंग जो उनके लिए जो एक एनवायरमेंट था, अब उनके लिए मात्र वो एक चीज़ ऐसी रही जिससे उनकी सारी नीड्स फुलफिल होती हैं, पहले जैसा नहीं। अब जो पहले एक नेचर और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो कनेक्शन था, अब वो कनेक्शन धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। एक्टिविटीज सच एज क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, हम क्या करते हैं, जमीन को साफ कर देते हैं, या क्यों करते हैं, लंबरिंग लकड़ियों के लिए या फिर माइनिंग के लिए,
वर बिकम अनस्टेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जहां मन करा वहां काट दिए, जहां मन के वहां इंडस्ट्री लगा दी, जहां मन के वहां माइनिंग हो गई, तो इससे क्या जो लैंड है वो डिस्टर्ब हो चुका है। These activity have intensified the process of environmental degradation, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड यानी बेकार हो रहा है। An increase in the amount of carbon dioxide in the air has led to the global warming, जिसकी वजह से क्या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब टेम्परेचर जो हमारा है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ते जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेक्स्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस इन द सोसाइटी वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट डू नॉट in any way compromise the ability of future generation to meet their needs। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। क्या होता है ये, इसका मतलब है कि हमें जो ग्रोथ करनी है या जो हमारी नीड्स है वो प्रेजेंट की तो हमें फुलफिल करनी है, प्लस हमारे को ये भी होना चाहिए कि हम उस चीज़ को फ्यूचर के लिए भी छोड़ के जाएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू अपने नेचर को बचाएं। कैसे, हम प्रेजेंट में तो यूज़ करें पर वाइजली, चतुराई से, और फिर आगे जनरेशन के लिए भी हम वो प्रोडक्ट को या उस रिसोर्स को छोड़ के जाएं। ग्रोथ ऑफ सच अ सोशल सिस्टम इन्वॉल्व चेकिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, तो कैसे करेंगे, हमें चेक करना है कि पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रही है। नेक्स्ट, सेंसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, हमें बहुत अच्छे से यूज करना है किसका, रिसोर्सेज का। यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी पावर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको जनरेट करने के लिए हमें किसके, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे सोलर हो गया, डैम हो गया यानी विंड हो गया, इस सब चीज़ों को हमें यूज़ करना है ताकि ज़्यादा से हम एनर्जी को बना सकें और हम अपने नेचर को बचा सकें। रिसाइकिल द वेस्ट, यानी जो हमारे पास वेस्ट पड़ा हुआ है हम उसको ऐसे ही ना फेंक दें, हम अगर हमारे पास हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं तो वी शुड यूज़ दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन। प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, अब हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचाएं? देयर इज अ कंटिन्यूअस इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द थ्री डोमेन ऑफ द इन्वायरमेंट। दिस इज स्पेशली ट्रू अबाउट बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है, ये फ्यूचर है, ये प्रेजेंट है, अब पर अभी भी इसमें थोड़ा, अगर हमने इसको नहीं बचाया तो ये इसलिए क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एशेस के फॉर्म में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द सेंचुरीज इंडिया हैज बीन अटेम्प्ट टू अचीव ह्यूमन वेलफेयर प्रोस्पेरिटी वाइल सेफगार्ड इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर में जो ह्यूमन बींग है उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है किसके लिए, आगे जो जनरेशन आ रही है उसके सेफगार्ड के लिए। वी टेक स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने क्या करा है, स्टेप्स ले किधर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ, हमें कैसे भी करके नेचर को प्रिजर्व करना है फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। द लास्ट फ्यू डिकेड्स हैव बीन विटनेस द इंथुसियास्टिक एनवायरमेंट एक्टिविटीज, देयर वर इंक्रीजिंग कंसर्न ओवर द राइजिंग वाटर एंड एयर पोल्यूशन एंड, मतलब ये हो चुका है आज की डेट में, हमें क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट ध्यान देना, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो समुद्र का लेवल का जो पानी है और जो एनवायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, These concerns were first expressed by the activist the चिपको मूवमेंट। तो अगर हम बात करें हमने कुछ आज तक किया है एनवायरमेंट को बचाने के लिए, तो उसमें से एक बहुत फेमस जो मूवमेंट है उसको क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट। इसमें क्या करा, पेड़ों को लोग क्या करते हैं, हक कर लेते हैं, क्यों, ताकि लोग उनको काट ना सके, क्योंकि एक मास लेवल पे, बहुत ज़्यादा लेवल पे पेड़ों को काटा जा रहा था। तो कहाँ पे होता है ये, हिमालयन फॉरेस्ट में। देयर हैव बीन सेवरल एंटी डैम प्रोटेस्ट इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। अब जो डैम है यानी जो बांध है उसको बनाने के लिए भी क्या कई कई जगह पे प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि उससे नेचर पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े एरिया को साफ करना पड़ता है उस डैम को बनाने के लिए। चाहे वो हम इंडिया की बात करें, कहाँ कोई भी, जैसे सेंट्रल पार्ट हो गया और डेक्कन पार्ट हो गया और ऊर्जा साउथ पार्ट हो गया। एंड द ट्रेडिशनल फिशरमैन कम्युनिटी हैव एजिटेटेड अगेंस्ट द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द फिशेज। और जो फिशरमैन है जो की लाइफ ही किस पे डिपेंड है, फिशेज पे, वो चाहते हैं कि कॉमर्शियल फिशिंग ना हो, क्योंकि अगर कॉमर्शियल यानी कि कोई अगर फायदे के लिए मछली निकालेगा वो तो कितनी भी निकाल देगा, उसको ये थोड़ी मतलब है कि ये मेरे को आगे भी यूज़ करना है या नहीं करना। पर जो वहाँ के डेली जो डोमेस्टिक पर्पस के लोग होते हैं, जो वहीं से रिलीजन, जो वहीं से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो चाहते हैं कि इसको रोका जाए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली विद एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन ऑन वाइल्ड लाइफ पोल्यूशन एंड द फॉरेस्ट। तो उनका क्या है कि हमें क्या करना है, हमें इसको प्रिजर्व करके रखना है ताकि हम आगे यूज कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड रियलाइजेस दैट द डेवलपमेंट कैन बी अचीव बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज व्हाइल कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इन्हें कहा है कि हमें अगर बस एक शहर या एक देश या एक कंट्री के करने से नहीं होगा, इसमें सभी लोगों को, सभी वर्ल्ड के सभी लोगों को इसमें क्या पार्टिसिपेट करना होगा कि हमें कैसे अपनी रिसोर्सेज को यूज करें कि हम उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी छोड़ सके। द अप्रोच इज कॉल्ड द, इसको ही क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितने इसके 3 कंपोनेंट, कौन कौन सा, पहला है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हमें एनवायरमेंट को सस्टेन करना है फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड, बचा के रखना है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, हमें चीज़ों को इतना वाइसली यूज करना है, इतना ऐसे खर्च करना है कि वो आगे तक बच सके। नेक्स्ट है सोशल पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि हमें सोसाइटी को ऐसे जागरूक करना है ताकि लोग अपने आप ही चीज़ों को रिसाइकिल करना शुरू कर सके।
और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उसमें भी। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दैट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर मीटिंग पीपल्स नीड एट होम, अ डिस्टिंक्ट लाइवलीहुड, एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रंस, हेल्थ केयर एंड सेफ एंड हेल्थी नेबरहुड टू लिव इन। तो एक सेंट्रलाइज आइडिया क्या है कि हमें सब लोगों को बताना है, हर एक घर के अंदर जागरूक करना है कि कैसे उसको अच्छे से फॉर्म करना है, कैसे लाइवलीहुड है, एजुकेट करना है बच्चों को कि कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आगे वर्क और करना है। ठीक है, देयर आर प्रोग्राम्स टू प्रमोट लोकल सस्टेनेबिलिटी, सम ऑफ दीज आर कॉल्ड द लोकल एजेंडा 21। क्या है ये एजेंडा 21 प्लान? इसके अंदर क्या है, नेम द इंटरनेशनल एजेंडा 21 प्लान। सो एजेंडा 21 प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अडॉप्टेड इन 1992। तो 1992 में एजेंडा 21 को ऑप्ट किया गया था, किस लिए? सो दैट कि हम क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रमोट करें। कहां पर? यूनाइटेड नेशन अर्थ समिट। तो इन्होंने इसको फॉर्म किया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेक वेरियस स्टेप्स। अगर इंडिया ने भी इसको ऑप्ट किया, किसको? एजेंडा 21 को, उसको माना और इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए। क्या क्या लिए देखते हैं। स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जो मेन्योर्स हो गए, कैसे मेन्योर्स, काउ डंग या पील यानी छिलके वगैरह होते हैं, जो डोमेस्टिक जो घर का वेस्ट होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम फार्मिंग के अंदर यूज करेंगे। नेक्स्ट है द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, India's flagship program for bringing together India's rural women into self-help group and building community institution for the poor। यहाँ पे क्या करा, हम जागरूक करेंगे किसको, जो रूरल एरियाज में जो पुअर महिलाएं होती हैं उनको जागरूक करेंगे, कैसे उन्हें एक वाइजली चीज़ों को यूज़ करना है। ठीक है, कैसे हम प्रोडक्ट को यूज़ करें कि वो कम से कम क्या हो, खर्च हो। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज, हम क्या करेंगे, वो जो वाटर हार्वेस्टिंग की जो फैसिलिटीज है उसको हम डिसेंट्रलाइज करेंगे। यानी क्या, हम पानी को हम ऐसे यूज़ करेंगे कि ऐसा ना हो कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा क्या नाम है बाढ़ आ रही है और एक तरफ सूखा पड़ा है, हम उसको इजीली होल्ड करेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, यानी कि डेवलपमेंट होगा किसका, विलेज का और पूरे के पूरे गाँव का, हम उसको जागरूक करेंगे। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ, और हम ये स्टेप लेंगे कि जो वहाँ का फॉरेस्ट है, जो वाइल्ड लाइफ है, हम उसको प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और जितना हो सके उतना ज्यादा एफॉरेस्टेशन करें, यानी पेड़ों को लगाएं। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, इन 1990s इंडिया अडॉप्ट द न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी। क्या करें इन्होंने, न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी अपनाई, जिसका क्या था, इट फोकस ऑन द इकोलॉजिकल एंड सोशल वैल्यूज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मींस इनका ये था कि हमें इकोलॉजी को क्या मेंटेन रखना है, सोशल वैल्यूज बढ़ानी है, ताकि क्या लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे फॉर्म हो। सिटीजन प्ले अ रोल इन डिसीजन मेकिंग, क्या इस पे डिपेंड करे क्या सिटीजन कैसे उसे फॉर्म करना है। वाइल सिविल सोसाइटी ग्रुप प्रोवाइडेड देयर एक्सपर्टीज इन एडवाइजिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, द जुडिशरी स्टार्टेड प्लेइंग अगेंस्ट एक्टिव रोल इन सपोर्ट ऑफ द एनवायरमेंट केसेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत स्ट्रिक्टली एक्शंस ले गए। मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई घर बना रहा है, उसके लिए मेन कौन है, उन्हें पहले जुडिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये नहीं कि जितना मन करो उतना पेड़ काट दिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, तो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी emerged in the backdrop of the new economic policy adopted in 1991। क्या एम है इसका, इट एम्ड एट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड इन्वेंटेड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इनटू द कंट्री। इसमें क्या है, इकोनॉमिकली लिबरलाइज, मतलब हमें इकोनॉमी को क्या करना है, लिबरलाइज ने फ्री करना है ताकि वो अच्छे काम कर सकें। अगर उन्हें ऐसा फ्रीडम दिया जाए कि भाई उन्हें एफर्शन करना है तो दे कैन डू दैट, एंड इन्वाइटेड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, और बाहर की जो कंट्रीज है वो यहाँ पे क्या इन्वेस्ट कर सके। अ नंबर ऑफ सेक्टर वर प्राइवेटाइज ड्यू टू द लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स वो प्राइवेट हो गए, यानी कि वो इंडिविजुअल लोगों के या ग्रुप ऑफ द पीपल, इंडिविजुअल ग्रुप्स के हाथ में वो आ गए हैं। एनवायरमेंटल रेगुलेशन वर मेड फ्लेक्सिबल सो दैट इंडस्ट्रीज कॉमर्स कुड बी प्रॉस्पर। अब एनवायरमेंटल के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको रिलैक्स कर दिया ताकि लोग वहाँ पे आके फैक्ट्रीज या अपने जो कॉमर्स यानी जो ट्रेड है उसको आगे बढ़ा सके। सो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट कि हाउ मच वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, कुछ एक्सरसाइज है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा है, द फिजिकल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस डैश कंपोनेंट। बात करें फिजिकल की, फिजिकल में क्या होगा, जिसके अंदर जान नहीं होती, तो कौन सा वो एबायोटिक वाला हो गया। डैश इज द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कवर्ड द वाटर, तो कौन सा हाइड्रोस्फीयर के पार्ट क्या करता है, कवर करता है किसको, वाटर को। डैश एवरी ईयर सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो 5th जून इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट, द डैश इज द थिन लेयर ऑफ द अर्थ दैट सराउंड द अर्थ, तो अर्थ के आसपास कौन सी लेयर है, उसको क्या बोलते हैं हम, एटमॉस्फेयर। गॉट इट। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फिलिप्स। सो कम टू द डैश ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, तो कौन होल्ड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास जो है वो हेल्प करता है किसको, अर्थ को होल्ड करने में, क्या, एनवायरमेंट को। डैश एनवायरमेंट कंप्राइजेस ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, अगर हम बात करें प्लांट्स और एनिमल्स को तो क्या होता है वो, तो सेकेंड वाला क्या है, द डैश एनवायरमेंट कंप्राइज ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स, तो प्लांट और एनिमल्स कहाँ पर होते हैं, बायोस्फीयर में।
राइट। नेक्स्ट, द डैश एंड डैश कंपोनेंट आर इंटररिलेटेड, तो कौन सा है, प्लांट एंड एनिमल्स, क्या है ये, इंटररिलेटेड है। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर लीड टू व्हाट, इट लीड टू द ग्लोबल वार्मिंग। डैश हैव ट्रांसफॉर्म द एनवायरमेंट इनटू फुल देयर नीड्स, तो कौन है, क्या आंसर होगा इसका, ह्यूमन बीइंग, राइट। ह्यूमन बीइंग हैव ट्रांसफर्ड द एनवायरमेंट टू द फुलफिल देयर नीड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो फर्स्ट, नेचुरल एनवायरमेंट रेफर्स टू थिंग्स दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन, तो क्या है, नेचुरल एनवायरमेंट रेफर्स टू थिंग्स दैट क्रिएटेड बाय, नेचुरल एनवायरमेंट कौन क्रिएट करता है, ह्यूमन बीइंग, हाँ, नो, आंसर इज फॉल्स। तो कौन, नेचुरल एनवायरमेंट कौन क्रिएट करता है, बाय इट्स नेचर इटसेल्फ। लिथोस्फीयर इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लिथोस्फीयर क्या है, अपर मोस्ट लेयर अर्थ की। द बायोस्फीयर इज द होम टू द ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ द, तो बायोस्फीयर तो होता है जहां पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, यस, आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट, देयर कुड बी नॉट बी एन इकोसिस्टम ऑफ ए स्मॉल पॉन्ड्स, हो सकता है, फॉल्स है, स्मॉल पॉन्ड्स के अंदर लेक्स में होता तो है, फॉल्स हो गया, ये होता है। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन लीड्स टू, नो, इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा फॉल्स। और यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे CO2 आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है। नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट, MCQs। तो लिथोस्फीयर क्या है ये, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, राइट, अंडरस्टूड। बायोटिक, एबायोटिक, बायो हर्बिवोरस, तो हर्बिवोरस देखते हैं पहले, कौन होता है हर्बिवोरस, कौन होते हैं, दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो सबसे पहले होते हैं, राइट, उसको कंज्यूम करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास है एबायोटिक, तो एबायोटिक किसका एग्जांपल है, फिजिकल एलिमेंट का, राइट। उसके बाद क्या है, लंबरिंग, यानी पेड़ों को काटना, ये क्या है, एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, ये डिग्रेड कर रहा है। और बायोम क्या है, बायोम एक छोटी सी एरिया की क्या इकोलॉजी होती है, राइट। दीज आर द एक्सरसाइजेस। So students, stay tuned for the next video. Thank you so much. Bye bye. Take care. Okay. Bye बच्चा.